Good morning, all of you, class 12th. Pratibha Thakur is here, beta. Beta ji, we have completed our 3 chapters. Now, let's start the lesson number 4, reproductive health. Okay. So, let's start the introduction. बेटा जो चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं वो मैं नहीं कराऊंगी, वो आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम. ओके. सो स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ओके. Reproduction health is a state of physical, emotional, behavioral, and social fitness for leading a responsible, safe, and satisfying reproductive life. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली हम लोग हेल्थी हों, हमें फिजिकली यानी कि पूरे बॉडी से हेल्थ रहना चाहिए, इमोशनली, है ना, बिहेवियर हमारा बिहेव कैसा है, सोशल फिटनेस समाज में हम कैसे हैं, किससे हमें बात करने का तरीका है ना, सोशल फिटनेस किस तरह के लोगों में आप बैठते हैं. जो कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, अगर उनके बीच में बैठते हैं, वैसी सोसाइटी रखते हैं तो क्या होता है, हम लोग भी उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर हमारी हेल्थ पर होता है. ठीक है. तो सेफ रहना चाहिए और ऐसे हम सेटिस्फाई हों अपने आदतों से कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है. WHO, ये मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड एज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. WHO ने इन सब बातों को क्या कहा है कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए ये सब हेल्दी होना ज़रूरी है, लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल. ठीक है. आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है तो आपको इस सब में भी हेल्दी होना पड़ेगा, है ना, वो सब भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. सिग्निफिकेंस. ओके. Significance. Awareness is provided to both male and female to lead healthy and satisfying reproductive life. देखिए, मेल एंड फीमेल ये तो कोई बात इससे छुपी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो वो मेल्स की भी अलग होती है और फीमेल्स की भी होती है. तो उनको क्या है कि उन दोनों को ही अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहना चाहिए. मेकिंग इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज अवेयर ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड्स. जो रिप्रोडक्टिव एज होती है बेहतर होगा कि उसी टाइम पर ही क्या किया जाए, ये जो आपके कॉपुलेशन है, मेटिंग है, जैसे इंटरकोर्स आप कहते हैं, आप सब समझ रहे होंगे, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है. बेटर होगा कि वो काम उसी एज में किया जाए. ठीक है. तो क्या होगा, तब तक आप रिप्रोडक्टिवली डेवलप हो चुके होंगे, फुल्ली डेवलप. इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज टू कीप प्रॉपर हाइजीन ऑफ जेनिशिलिया. आपके जो जेनिशिलिया, जेनिशियल्स मतलब जो गोनाड्स हैं, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, उनको प्रॉपर साफ रखना चाहिए जैसे आप अपनी पूरी बॉडी को साफ रखते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीडीज़. जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो ऐसी बीमारियां हैं जो आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से लग सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसटीडीज़ मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनसे पूरी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए. अब जानकारी कैसे होगी, हमें डिस्कस करना पड़ेगा. फिर जब पता चलेगा एसटीडीज़ कौन कौन सी होती हैं और किस वजह से फैलती हैं, तो क्या होगा, हम उससे अपना बचाव भी शुरू कर देंगे. ओके बेटा. ओके. अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की. कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फ़र्क पड़ता है. पहली, टोबैको, है ना. In India, religious tradition and society set up to not allow much dissemination of knowledge about reproductive health to children. देखिए क्या होता है कि जो इंडिया है, इंडिया हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर बच्चों के साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करने को काफ़ी बेकार समझा जाता है. ये समझा जाता है कि ये सब जो है बच्चों को नहीं पता लगनी चाहिए. लेकिन बेटा जी ये चीज़ें सब जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारियां फैलती हैं. ऐसा ना हो उसके लिए पेरेंट्स को और जो आपके एल्डर्स हैं उन्हें आपके साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए और उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, बताना चाहिए कि किस वजह से बीमारियां फैलती हैं. दूसरी बात होगी अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो जाना. चिल्ड्रन वर ऑफन मैरिड ऑफ एज दे अटेंड प्यूबर्टी. पहले क्या होता था, अब तो ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर हो सकता है अभी भी. पहले ना जो प्यूबर्टी एज है, यानी जो आपकी प्यूबर्टी एज होती है 12 to 18 ईयर्स की,
उसमें ही शादी कर दी जाती थी, या उससे भी पहले बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था, उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता था सही से, और जिसका क्या नुकसान होता था कि उसका पूरा साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर पड़ता था। किड पेरेंट्स, चिल्ड्रन मैरिज रिजल्टेड इन हैविंग चिल्ड्रन इवन व्हेन दे पेरेंट्स वर देमसेल्फ किड। अब जब जल्दी शादी हो जाती थी, है ना, या जो किड पेरेंट्स हैं, तो जो बच्चे हैं लड़कियां जो हैं वो जल्दी उनकी शादी हो जाती थी, तो क्या होता था, उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते थे। यानी जो एज है 20 से 21 साल की, 18 to 21 ईयर की जो एज है, उस तक वो पहुंच नहीं पाते थे, और उससे पहले ही क्या होता था, गर्ल्स में उनको प्रेगनेंसी, उनके बच्चे, ये सब चीज़ें है ना, तो वो तो खुद ही छोटे होते थे, बच्चे होते, तो वो अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, कैसे अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है उस बात की, है ना। टीनेज लेडी, द टीनेज लेडी इज़ नॉट फिजिकली फिट टू बियर द फीटस एंड नरिश इज प्रॉपरली। देखिए, मैंने अभी कहा था कि पेरेंट्स जो टीनेज लेडी है, टीनेज जो खुद अभी पूरी तरह से सेक्सुअली तैयार नहीं है, उसके बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं है, उसको क्या हुआ है कि बेबी को जन्म दे रही है, वो तो क्या है, वो खुद अनफिट है, और उस टाइम में ये काम हो गया, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। पर्सनल हाइजीन, अपना जो पर्सनल हाइजीन यानी अपना ध्यान रखना, अपनी साफ सफाई रखना। देयर इज़ लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना और अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी भी साफ सफाई का ध्यान रखना। केयरलेसनेस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन रिजल्ट्स इन कैचिंग अप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या कोई पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडीज़ को फेस करना पड़ सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, तीसरा हमारा एक जो 6 पॉइंट है हमारा, क्या कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है ना, देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बेटा जी, ये सब तो थी हमारी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज़ पर। इंडिया है वॉज द फर्स्ट कंट्री of the world to initiate plan and program for attaining reproductive health as a social goal through family planning in 1951। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए, फैमिली प्लानिंग को के लिए और दूसरी ये सब जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए क्या किया गया, इंडिया ने ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडिया ने क्या किया, 1951 में एक प्रोग्राम शुरू किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्राम हैज़ बीन रेगुलरली मॉनिटर्ड, और उस प्रोग्राम को रेगुलर मॉनिटर किया गया कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। अ मोर कंपैरेंसिव एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1997 अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। 1997 में एक और प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका क्या नाम दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इट हैज़ 3 गोल्स, इस प्रोग्राम के 3 गोल थे। कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर ध्यान देना, लोगों को ध्यान दिलाना कि वो उसके लिए अवेयर हों। चाइल्ड केयर है ना, जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखना। एंड फर्टालिटी रेगुलेशन, जो ये फर्टालिटी होती है यानी कि एक जो क्षमता, एक जो कैपेसिटी होती है बच्चों को जन्म देने की, है ना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। क्या होगा कि जल्दी शादी होंगी, कम एज में बच्चे होंगे और पूरी तरह तैयार है नहीं बॉडी उस चीज़ के लिए, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और फिर क्या होता है कि इनफर्टालिटी भी आ जाती है, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ये प्रोसेस गेन ही नहीं कर पाते वो लोग। ओके, जनरल अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स, print media, primary health center, both government and non-government agencies engaged in creating general awareness among people about various aspects of reproduction। देखिए, पम्पलेट्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न, रेडियो, अनाउंसमेंट, ये सब की चीज़ों से गवर्नमेंट क्या करती रहती है, लोगों को अवेयर कराती रहती है अपने प्रोग्राम्स के लिए और इन चीज़ों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरह से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रह सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोग्राम चला रखे हैं, और कुछ एनजीओज़ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी क्या कर रखा है, इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं।
सेक्स एजुकेशन, अब क्या है कि सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझे और उनसे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अपनी हेल्थ के साथ उनको समझ सकें। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन स्कूल सर्कुलर। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हेल्प इन रिमूविंग माइथ्स, माइथ्स कहते हैं भ्रम, मिथ्या, झूठ, एंड मिसकॉन्सेप्शन अबाउट वेरियस सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट्सेट्रा। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। ये तो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपको खुद ही एजुकेशन मिल गया है ना, लेकिन सब बच्चों के पास बायो नहीं होती है। तो स्कूल्स में क्या है कि इस तरह की एजुकेशन उनको देनी चाहिए। वैसे फिज़िकल एजुकेशन अब इस चीज़ का काम कर सकती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, तो बच्चों से उस चीज़ पर बात करनी चाहिए, उनके जो डाउट्स हैं जिससे कि वो डाउट्स दूर हों, वो पढ़ें और समझें कि क्या सही है क्या नहीं है। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, टीनेजर्स को पता नहीं होता कि किस चीज़ का क्या साइड इफ़ेक्ट उठेगा और वो गलती कर बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। The harmful effect of uncontrolled population explosion must be known to everybody so that one should not only feel responsible but also act responsible। देखिए, जो बढ़ती जनसंख्या है ये किस तरह से घातक है। घातक क्यों है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रहने की जगह भी चाहिए बहुत ज़्यादा, और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं, है ना, उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर कुछ पता नहीं है, सही जानकारी नहीं है चीज़ों की, तो ये सब क्या है, इसके लिए कोई एक इंसान रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल है और सभी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सोशल इविल्स, सोशल इविल्स से मतलब होता है कि समाज में जो दुर्व्यवहार हो रहा है। सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स कैन ऑकर ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कुछ जो रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी मेंबर्स होते हैं वो इस तरह की कुछ बेकार हरकतें करते हैं। सेक्स अब्यूज़ से मतलब होता है कि जो सेक्स को लेकर के गंदे काम किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं, उसे हमने कहा सेक्स अब्यूज़। रिलेटेड क्राइम, वो क्या करते हैं, क्राइम को पैदा कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि चाइल्ड रेप हो गया, चाइल्ड गर्ल रेप हो गया, अदर रेप केसेस हो गए। तो जो लोग इस तरह के मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, कि उनको इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता है, चीज़ों को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की गलतियाँ हैं, तो ये जो सोशल इविल्स हैं ये भी क्या हैं, इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। देयरफॉर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंदा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है वो कई बार इस तरह के काम करता है। ओके, amniocentesis, it is a technique used to find out chromosomal abnormalities in developing embryo by using amniotic fluid। देखिए, ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो है ना, जो मदर के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। हमारे जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो फीटस होता है, फीटस एक कवरिंग में है ना, एंडोमेट्रियम आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, कवरिंग में वो अंदर कवर्ड होता है, तो उसके वो चारों तरफ ना एक फ्लूइड भरा हुआ होता है उसमें, जिसे कहा जाता है अम्नियोटिक फ्लूइड। तो उस फ्लूइड के साथ पता क्या किया जाता है, इंजेक्शन से उस फ्लूइड को ले लिया जाता है और बाहर उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे कि बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो मिसयूज टू चेक फ्यूटल sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। एम्ब्रियो के चारों तरफ जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है उसे इंजेक्शन से लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, और उससे ना क्रोमोसोमल डिस्टर्बेंस तो नहीं है किसी तरह का बच्चे के अंदर, इस चीज़ का पता लगाया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इसका मिसयूज़ भी शुरू हो गया। मिसयूज़ कैसे? कि लोग ना इसका यूज़ करने लगे सेक्स का पता लगाने के लिए, कि जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। तो कई जगह पर क्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं या कुछ भी, तो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या है। तो इन चीज़ों पर ना गवर्नमेंट ने अपनी कमांड की है। ओके, तो बेटा जी ये हमारा टॉपिक आज यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल और दूसरी कुछ चीज़ें। ओके बेटा, हैव गुड डे, गुड लक।